सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम पुनः आपके लिए लेके आए हैं महिला सुपरवाइज़र 2025 भर्ती के लिए क्लास नंबर 3। इस वीडियो में हम घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं उनके अधिनियम के बारे में विस्तृत में देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम यूट्यूब के माध्यम से महिला बाल विकास की जो सुपरवाइज़र की भर्ती है उसके समस्त वीडियो हम बनाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है धारा 376 डीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो धारा 376 है और डीबी जो है इसका मुख्य उद्देश्य 12 वर्ष से कम आयु की जो स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार होता है उसमें यह धारा लगती है। कौन सी धारा 376 डीबी, क्लियर है। तो 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार होता है उसमें धारा 376 डीबी रखती है, क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पीसीपीएनडीटी किससे संबंधित है। तो जो पीसीपीएनडीटी संबंधित है वह जन्म से पहले लिंग निर्धारण से, क्लियर है। जन्म से पहले लिंग निर्धारण चेक करना यह कानूनन अपराध है, इसलिए इसे पीसीपीएनडीटी से संबंधित किया गया है, जो जन्म से पहले लिंग निर्धारण करना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी। देखिए, विदेश से अगर लड़की को आयात किया जा रहा है, क्लियर है, विदेश से लड़की को आयात किया जा रहा है तो उसके तहत कौन सी सजा दी जाती है। तो वह है धारा 366 का ख, क्लियर है। क्या आंसर रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा, धारा 366 का ख, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पास्को एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने किस वर्ष मंजूरी मिली है। देखो, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पास्को एक्ट में क्या किया गया था, बदलाव किया गया था। तो सरकार द्वारा प्रस्ताव को कैबिनेट में किस वर्ष मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर रहेगा ए वाला, अप्रैल 2018 में कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी मिली है, क्लियर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी करते चले मेरे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो मानव तस्करी के खिलाफ कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानव तस्करी के लिए खिलाफ काम कर रहा है, तो वह है सी वाला, ILO, क्लियर है। इसका आंसर रहेगा सी, ILO जो संगठन है मानव तस्करी के खिलाफ यह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है, यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को कब लौटाया जाएगा। ठीक है, तो यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को विवाह के 3 माह के भीतर लौटाना होगा, क्लियर। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, क्लियर है। यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को विवाह के 3 माह के भीतर लौटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, क्लियर है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज के संबंध में असत्य कथन कौन सा है ना। तो ये ध्यान रखना कि 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना है। एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना है, 1961 में, और कौन सा इसमें से गलत है। विवाह के पक्ष द्वारा संपत्ति लेना व देना दहेज कहलाता है, ये तो सही है। मेहर दहेज की परिभाषा में आता है, नहीं, ये वाला गलत है। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, ये गलत है ना, असत्य कथन है। मेहर को होता है, दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। लेकिन अगर सी देखा जाए, पक्षकार के माता पिता द्वारा दहेज लेना दहेज कहलाता है, हाँ सही है। विवाह के अवसर पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष की संपत्ति या मूल्य के प्रति लेना, प्रतिभूति देना दहेज कहलाता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत रहेगा, मेहर दहेज की परिभाषा में आता है, बाकी सभी दहेज के संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो कितना जुर्माना लगाया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसके खिलाफ 15,000 रुपए से दहेज के मूल्य तक का जुर्माना लगाया जाएगा, कम से कम 15,000, और जहां से दहेज लिया वहां तक के मूल्य का जुर्माना लिया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किया गया करार क्या होगा। तो कोई करार नहीं होता है, अपनी मर्जी से दहेज को लेन देन के लिए कोई करार होगा तो वह होता है शून्य करणीय, है ना, शून्य रहता है वो, ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत, है ना, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज का लेन देन हो रहा है तो भी वह शून्य रहेगा, शून्य करणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस धारा के अंतर्गत
दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है। तो दहेज को रोकने के लिए, दहेज जो दहेज जा रहा है उसे रोकने के लिए प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा धारा 8 के ख के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट करके चलना। क्लियर है? धारा 8 ख के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज मांगना या दहेज लेने और देने की मांग करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस धारा में ऐसा है कि दहेज मांगना और दहेज लेने और देने की मांग एक तरीके से दंडनीय अपराध है? तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, धारा 4 के तहत। क्लियर है? धारा 4 के तहत दहेज मांगना या दहेज लेना या देना दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ध्यान रखना, दहेज के ऊपर अगर कोई सा नियम बनाना है वरना 1961 के तहत, तो वो शक्ति किसके पास है कि जो नया नियम बना सकते हैं? तो वो नया नियम बनाने की शक्ति किसके पास रहती है? केंद्र सरकार के पास। ए इसका आंसर रहेगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई नियम बनाना है तो वह शक्ति केंद्र सरकार के पास रहती है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो अभी हम पढ़ के आए थे 15,000 रुपये तो जुर्माना लगता है और कम से कम 5 वर्ष का कारावास लगता है। तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है? तो 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये या दहेज की राशि जो भी अधिक हो वो लगेगा। तो कम से कम 15,000 या फिर जो दहेज की राशि ली वो, और 5 वर्ष का कारावास होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो दहेज लेता है या देता है। ठीक है? तो इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितना दंड है? अगर कोई मांग रहा है तो वही अभी बात की थी हमने, न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का क्या रहेगा? जुर्माना रहेगा। दहेज मांगा जा रहा है, दहेज अभी दिया नहीं है, लिया नहीं है, दहेज अगर मांगा ही जा रहा है तो न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का भी हो सकता है वो, और 10,000 रुपये का क्या रहेगा? जुर्माना रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? अगर कोई न्यूज़पेपर या फिर एंकर दहेज संबंधी विज्ञापन दिखा रहे हैं तो अधिकतम उनके लिए सजा होगी 5 वर्ष का कारावास। सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है? अगर कोई विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है दहेज संबंधी तो उसके लिए 5 वर्ष के कारावास की सजा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज लेने व देने का करार शून्य होगा, इस प्रकार का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में है? तो वो धारा 5 में है। ध्यान रखना, धारा 5 में दहेज लेने व देने का करार क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है? इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में गलत कथन कौन सा है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराधों का संज्ञान लेने में गलत कथन कौन सा है? तो चारों ऑप्शंस पढ़े, गलत कौन सा है इसमें से? अपराध का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, यह सही है। तो व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। कोई मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर संज्ञान लिया जाता है। मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, ये इसका गलत कथन है ना? मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर भी संज्ञान ले सकता है, तो ये गलत है। बाकी सभी सही है। संज्ञान नहीं ले सकता ये गलत है, संज्ञान ले सकता है। तो इसका आंसर रहेगा डी वाला, है ना? नहीं, देखो अगर देखा जाए तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस ये भी सही है। तो डी में देखिए दूसरा और चौथा, है ना? दूसरा चौथा यानी कि क्वेश्चन पे समझे, व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि अगर व्यथित व्यक्ति आ रहा है तो संज्ञान लेना पड़ेगा। तो गलत कथन कौन सा है? एक तो दूसरा वाला गलत है, और दूसरा मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, ये भी गलत है, क्योंकि ले सकता है वो तो दूसरा और चौथा गलत है। तो इसमें आंसर रहेगा डी वाला। नीचे आंसर नीचे आ रहे हैं, ये 4 कथन है अपने सामने। ठीक है? ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये 4 कथन है, इसमें से दूसरा गलत है और चौथा गलत है। क्लियर है? डी इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध किस प्रकृति के होते हैं? तो जो अपराध होते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वह होते हैं संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय। ठीक है? तो डी इसका आंसर रहेगा। संज्ञेय, अजमानत और अशमनीय होते हैं। डी इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निहित है? तो राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाने की कुछ शक्ति दी जाती है। जैसे कोई दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो चेंज करना होता है वो तो केंद्र सरकार के पास रहता है, लेकिन कुछ नियम में नियम बनाने की शक्ति होती है वो जो राज्य सरकार के पास होती है, वो धारा 10 के तहत रहती है। तो डी इसका आंसर रहेगा, धारा 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करता है वह राज्य सरकार करेगा, बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन कौन सा है ना? गलत कथन कौन सा है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी शक्तियां दी जाती है, ये तो सही है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य दहेज का निवारण करना होता है, ये भी सही है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दहेज संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों के साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला। कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। दहेज प्रतिषेध को राज्य सरकार नियुक्त करता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ये वाला। ये सी वाला गलत है कि साक्ष्य को एकत्रित नहीं करता है, वो साक्ष्य को एकत्रित करता है। तो इसका सी आंसर रहेगा, है ना। और ध्यान रखना, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो सलाहकार बोर्ड होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होगी। सलाहकार जो बोर्ड रहेगा उसमें 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता रहेंगे, जिसमें कम से कम क्या रहेगी? 2 महिलाएं रहेगी। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध, देखो बाल विवाह की बात की जा रही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 2006 में, और वो दहेज वाला 1961, याद रखना। ठीक है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह के अनुष्ठानों का प्रतिषेध और उससे संबंधित उसके अनुषंग विषयों का उपबंध करना, ए वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। बाल विवाह का जो अनुष्ठान हो रहा है वहां प्रतिषेध रोकना उसे, और उससे संबंधित या उससे संबंधित कोई भी विषय है उसका उपबंध करना। ठीक है, उसे लागू करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा किस धारा में है? तो धारा बी में जो है दहेज की परिभाषा दी गई है, धारा 2 में। क्लियर है। बी वाला इसका आंसर रहेगा। धारा 2 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की परिभाषा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया था, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है सी, 10 जनवरी 2007 को। कब हुई थी? 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था, यानी कि कब पूरे देश में लागू हुआ था? तो इसका आंसर है सी वाला, 1 नवंबर 2007 को। 1/11/2007 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 था वो पूरे भारत में या पूरे भारत में लागू हो गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ए, धारा 2 के क के अंतर्गत। ठीक है, 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो उसका आंसर रहेगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार कहां तक है? तो यह जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है यह संपूर्ण भारत पर लागू है। क्लियर है। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए या जनजातीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। यह संपूर्ण भारत पर लागू है। कौन सा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है, किस पे लागू होता है? तो भारत के बाहर था, भारत के अंदर, भारत के सभी नागरिकों पर, है ना। ध्यान रखना, भारत के बाहर है या भारत के परे जो भी अंदर रह रहे हैं सभी नागरिकों के ऊपर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू है। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई योजना का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसे था प्रधानमंत्री मातृत्व वंशाली योजना। ध्यान रखना, ए वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंशाली योजना के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेरित है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है। नर बालक किसे कहा जाएगा, ये कहा जा रहा है 2006 के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में नर बालक किसे कहा गया, जिसने कौन सी आयु पूरी नहीं की है, तो डी 21 वर्ष की आयु। ठीक है, इसका आंसर रहेगा डी 21 वर्ष की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेरित है जो नारी जिसने पूरी नहीं की है। देखिए अभी अपन ने नर की बात की थी, लड़के की बात की थी जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है। अब लड़की कितनी होनी चाहिए, जिसकी शादी हो जाएगी तो वह रहेगा 18 वर्ष की आयु। क्लियर है, तो आप समझ जाना कि शादी के लिए लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, तब वह बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो जो बाल विवाह को परिभाषित किया गया है वो धारा 2 के ख के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है जो नियुक्त किया गया है, यानी कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है वह किस धारा के तहत नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो धारा 16 के 1 के अधीन, सी इसका आंसर रहेगा, धारा 16 1 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेरित क्या है, तो ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई एक बालक है, यही इसका आंसर रहेगा। कोई अगर लड़का अगर है और 21 साल से छोटा है तो वो बाल विवाह में आएगा, या फिर लड़की है और 18 साल से छोटी है तो वह बाल विवाह में आएगी। तो ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक क्या है, बालक है, यही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अधीन महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है, तो महिलाओं को जेल से छूट प्रदान की गई है, यह धारा 11 के अंतर्गत है ना, महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है, तो धारा 11 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास का उपबंध किस धारा में किया गया है ना, बाल विवाह के बंधन में जो महिला आ रही थी उसके भरण पोषण निवास का उपबंध किस धारा में किया गया है, तो वह है धारा 4 के अंतर्गत, ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी की जा सकेगी। देखो वयस्कता प्राप्त करने के बाद बाल विवाह की जो अकृतता की डिक्री थी वो बालिग करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी की जा सकेगी। तो कौन करेगा ये अर्जी, तो यह रहेगा विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय क्या था, बालक था। यानी कि बाल विवाह अगर हुआ है और उसे सजा हुई है और बाद में अगर वो वयस्क हो गया है तो वही जिला न्यायालय में अर्जी करेगा जो विवाह के समय क्या था, बालक था। तो बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकती है। यानी कि पहले बाल विवाह हुआ था और अब वयस्क हो गए तो कितने समय के अंदर अर्जी की जा सकती है, तो 2 वर्ष बाद, सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, तो 39 का सी है ना, कितने समय बाद यह करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकती है, तो 2 वर्ष बाद की जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है। ठीक है, तो यह रहेगा ए वाला, धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड उपबंधित है। अगर कोई बाल विवाह करवाना है और पुरुष है और वयस्क है तो उसके लिए कौन से दंड की बात की गई है, तो 41 का रहेगा बी वाला, धारा 9 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, धारा 9 के तहत रहेगा। देखो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन अधिनियम और कानूनी अधिकार से संबंधित है, तो आप इन्हें नोट भी करते चले साथ ही साथ। ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकेगा। कठोर कारावास किसे मिलेगा, तो बालक के पिता को। यह रहेगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, तो वह है बालक के पिता को। बालक का जो पिता रहेगा उसे कठोर कारावास दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो बाल विवाह करवाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अधीन
बाल विवाह को प्रतिषेध करने वाला व्यदेश जारी किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो धारा 13 के तहत। ठीक है, कौन सा आदेश जारी किया जाता है, तो वह है धारा 13 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 के अनुसार अवयस्क से अभिप्रेरित क्या है, तो जो अवयस्क से अभिप्रेरित है वो यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के यह अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है ना। तो क्वेश्चन क्या था, देखो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 के अंतर्गत अवयस्क से क्या अभिप्रेरणा है, तो आंसर है सी वाला, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875। देखो एक क्वेश्चन यहां भी बन गया कि वयस्कता अधिनियम कब आया था, 1875 में, के 9 के तहत उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन आदेश जारी करने का अधिकारी कौन है, तो यह आंसर रहेगा बी वाला, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो 45 का आंसर रहेगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि किसी बालक को अकृत करने के लिए याचिका फाइल करते समय याचिकाकर्ता अव्यस्क हो तो याचिका फाइल की जा सकती है। ठीक है, अगर वो याचिकाकर्ता जो है अव्यस्क है तो याचिका फाइल कौन करेगा, तो संरक्षक द्वारा, वाद द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर रहेगा डी वाला, कोई भी याचिका जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाल विवाह के अकृत किए जाने पर महिला पक्षकार को भरण पोषण प्रदान करने की अवधि क्या है, कब तक की उसमें भरण पोषण किया जाएगा, जब तक उसे उसका पुनर्विवाह तक। डी 47 का डी रहेगा, बाल विवाह के अकृत किए जाने पर महिला पक्षकार को भरण पोषण प्रदान करने की अवधि उसके पुनर्विवाह तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए लागू की गई है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए लागू की गई है, तो यह है गरीब और लाचार लोगों के लिए, तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, गरीब और लाचार लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, तो जो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है वह है शौचालय मुक्त भारत बनाना, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, तो शौचालय मुक्त भारत बनाना, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाते हैं, तो बी इसका आंसर रहेगा, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और लाभ आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो है लड़कियों के जीवन के लिए। ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा, लड़कियों के जीवन के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत व्यक्तिगत बैंक खाते किसके लिए खोले गए हैं, तो जो व्यक्तिगत खाते खोले गए हैं वह है गरीब और अनुसूचित जातियों के लिए, है ना। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना के तहत व्यक्तिगत बैंक खाते गरीब और अनुसूचित जातियों के लिए खोले गए हैं, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उज्ज्वला योजना किसके लिए है, उज्ज्वला जो योजना है वह किसके लिए है, तो इसका आंसर है महिलाओं के लिए वित्तीय स्वाधिकार बढ़ाने के लिए, बी इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, महिलाओं के लिए वित्तीय स्वाधिकार बढ़ाने के लिए उज्ज्वला योजना की गई है। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देखो इंपॉर्टेंट है, किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए जो सम्मान निधि दी जाती है, पीएम किसान योजना जो बोलते हैं, किस तिथि से लागू की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, किस तिथि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई थी, तो बी वाला, फरवरी 2019 से। क्या रहेगा, फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना होती है उसका उद्देश्य है लघु और मध्यम उद्यमियों को ऋण प्रदान करना, लोन देना, जिसे जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको ऋण प्रदान करना, तो आंसर रहेगा ए, लघु और मध्यम उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई है, बताइए आप लोग फटाफट, अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो जो अटल पेंशन योजना है वह वृद्धजनों के लिए, सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, अटल पेंशन योजना जो है APY यह वृद्धजनों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस समिति की सिफारिश के आधार पर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB का गठन किया गया,
ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का गठन किया गया था? तो यह है टंडन समिति। ए इसका आंसर रहेगा। टंडन समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का गठन किया गया था। ए इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। घरेलू, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। देखो घरेलू हिंसा की बात की जा रही है। पहले हमने बात की थी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, फिर हमने बात की है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, अब बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। या इसमें 5 अध्याय एवं 37 धाराएं किसमें? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में। तो 58 का आंसर रहेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो केंद्रीय और महिला जो बाल विकास मंत्री है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो उस समय तो ये देखो राज्य की अगर बात की जाए, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? तो निर्मला जी भूरिया है। ठीक है, निर्मला जी भूरिया जो हैं अभी हमारे वर्तमान में राज्य के मंत्री है। ठीक है, देखा जाए तो। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो ये थे कौन थे? स्मृति ईरानी थे। लेकिन अगर स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गए हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। केंद्रीय की बात की जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो निर्मला जी भूरिया जो हैं पेटलाद के विधायक थे, जो अभी केंद्रीय मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री निर्मला जी भूरिया हैं। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना जो की गई है वो 1985 में की गई है। डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो स्थापना हुई है वह हुई है 11 मार्च 1986 को। क्लियर है, 11 मार्च 1986 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम था यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो गया था। तो इसका आंसर भी याद रखना कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो डी इसका आंसर रहेगा 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मजिस्ट्रेट पीड़ित को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा? ठीक है, मजिस्ट्रेट जो पीड़ित पद है उसको सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है। यह रहेगा धारा 14 के तहत। सी वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की किस धारा में यह उल्लेख है कि पक्षकार ऐसी इच्छा करे तो कार्रवाई बंद कमरे में हो सकेगी? देखो पक्षकार ऐसी इच्छा अगर कर रहा है कि उसकी कार्रवाई बंद कमरे में हो तो ये किस धारा में दिया गया है? तो बी धारा 16 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत यह कहा गया है कि यदि पक्षकार चाहता है कि उसकी जो कार्रवाई हो वो बंद कमरे में हो, किसी को पता ना चले, तो धारा 16 के तहत रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में है? घरेलू हिंसा में अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति होती है तो वह किस धारा के तहत होती है? तो धारा 8 के तहत रहेगी। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 11 में किसका उल्लेख है? तो यह किसका उल्लेख है? तो डी सरकार के कर्तव्य का, है ना। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 11 में सरकार के कर्तव्य का उल्लेख है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हमारे लिए, ध्यान रखना। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? सी इंडियन पेनल कोड, है ना, नोट कर लेना। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन पेनल कोड। सी इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक और है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? याद रखना, भारतीय दंड संहिता जो है 1 जनवरी 1862 से लागू हुई है। यही आईपीसी इंडियन पेनल कोड। ठीक है, 1 जनवरी 1862 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 1860 के दशक में
गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1860 के दशक में जो गठित थे प्रथम विधि आयोग है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी लॉर्ड मेकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मेकाले। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी समूह की सदस्यता लेना, इसका उल्लेख आईपीसी की किस धारा में? देखो, गैर कानूनी समूह की अगर कोई सदस्यता ले रहा है तो आईपीसी की किस धारा में इसका उल्लेख है? तो बी धारा 143 के तहत, है ना। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी समूह की सदस्यता लेता है तो उसे आईपीसी की धारा 143 के तहत दंड दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आईपीसी की किस धारा में दंड के प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा बी धारा 53 के तहत दंड का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर अगर कहीं काम कर रही है महिलाएं, लैंगिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? कार्यस्थल पर लैंगिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? तो सी इसका आंसर रहेगा 2013 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी कि अगर महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है तो शिकायत समितियों को सबूत जुटाने के लिए किस कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा सिविल कोर्ट को। बी इसका आंसर रहेगा सिविल कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड के प्रावधान है? तो भारतीय संहिता धारा 376 के अंदर जो होता है वह रहेगा बलात्कार। क्या रहेगा? डी इसका आंसर रहेगा बलात्कार। बलात्कार। ठीक है। स्त्री धन का अर्थ बताइए। स्त्री धन क्या होता है, इसका अर्थ बताइए। तो इसका आंसर रहेगा स्त्री का जो धन है उसका अंतर है कि विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं उसको बोला जाता है स्त्री धन। ध्यान रखना। ठीक है। विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की यानी कि वधू को दिए जाते हैं इसे क्या कहा जाता है? स्त्री धन कहा जाता है। बाकी और इसका आंसर नहीं रहेंगे। ठीक है। लड़की को जो दिया जा रहा है वही रहता है स्त्री धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत यदि कोई कार्रवाई करवानी है तो वह कार्य कितने दिनों के अंदर पूर्ण की जाएगी? यदि कोई कार्रवाई करनी है घरेलू हिंसा के तहत तो कितने दिनों के अंदर पूर्ण की जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा 30 दिनों के अंदर। सी इसका आंसर रहेगा 30 दिनों के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा है ना, 2005 की धारा 37 का किस विषय से संबंध है? तो यह है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है। केंद्र सरकार के नियम बनाने की जो शक्ति है वह धारा 337 के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से असंगत क्या है ना, असंगत बताना है। तो असंगत देखा जाए तो इसमें धारा 1 के तहत अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ सही है। धारा 6 के तहत आश्रम गृहों के कर्तव्य सही है। धारा 11 के तहत अधिकारी की नियुक्ति होती है तो इसमें ये गलत रहेगा, ये वाला गलत है, असंगत है। लेकिन धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन देने की प्रक्रिया ये सही है, ये गलत रहेगा। धारा 11 इसमें गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? है ना, महिलाओं से अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है कार्यस्थल पर तो उसमें कितनी धाराएं हैं टोटल? तो उसका आंसर रहेगा सी 30 धाराएं। क्लियर है, 30 धाराएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं पर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यह अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो यह है सी विशाखा। ठीक है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो होता है विशाखा के अंतर्गत दिशा निर्देशों को धारण और प्रावधानों को नियंत्रित करता है। ठीक है, विशाखा। ठीक है। निर्भया एक्ट, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आया है। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने दहेज प्रतिशत अधिनियम, बाल विवाह की बात कर ली, घरेलू हिंसा की बात करी है हमने इस वीडियो में। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं निर्भया एक्ट कानून संशोधन विधेयक। ठीक है, निर्भया एक्ट कानून संशोधन विधेयक कब लागू हुआ था? तो 2013 में। डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? तो शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति, ये सभी। डी इसका आंसर रहेगा। 82 का क्या आंसर रहेगा? डी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद केसेस द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 2005 में। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम है भारत के संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? तो वहां जो गठन किया गया है उसका आंसर रहेगा आंतरिक शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति का वहां पर गठन किया जाना है। क्वेश्चन क्या था देखें, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक अगर उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो वहां पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आंतरिक शिकायत समिति का अगर गठन किया तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो उसका अध्यक्ष होगा कार्यस्थल पर कार्यरत सबसे वरिष्ठ महिला। देखो, अगर आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना चाहिए जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं और वहां पर अगर जो रहेगा तो कार्यस्थल पर जो सबसे वरिष्ठ महिला है वह उसकी क्या रहेगी? अध्यक्ष रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसी भी महिला के साथ यदि कार्यस्थल पर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ है तो वह उसके संबंध में कितने दिनों के भीतर आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करवा सकती है? तो इसका आंसर रहेगा 90 दिन के अंतर्गत। डी इसका आंसर रहेगा 90 दिन के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति जो बनाई गई है उसके तहत उसमें शिकायत दर्ज करवा सकती है। 90 दिन का उसमें समय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम 2013 में नियोजक के कर्तव्य का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में है? तो किस धारा में है? तो ए धारा 19 में है। ठीक है, किस में है? धारा 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम 2000 धारा में किस धारा में परिवाद के बारे में जांच का उल्लेख है? परिवाद है ना, परिवार के बारे में बात की जा रही, किसमें जांच का उल्लेख है? तो इसका आंसर रहेगा सी धारा 11 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कार्यस्थल से महिलाओं के यौन उत्पीड़न विरुद्ध अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं? है ना, कार्यस्थल पर महिलाओं से अगर यौन उत्पीड़न हो रहा उस अधिनियम में कितने अध्याय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें 8 अध्याय है। कितने अध्याय है? 8 अध्याय रहेंगे। सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्थानीय शिकायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? स्थानीय अगर कोई शिकायत समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, जिले में समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला। अगर जिले में कोई समाज सेवा से प्रतिष्ठित महिला है वह स्थानीय शिकायत समिति की क्या रहेगी? अध्यक्ष रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्थानीय शिकायत समिति में कम से कम कितने सदस्य होना जरूरी है? तो सी 4 लोग होना बहुत जरूरी है। तो स्थानीय शिकायत समिति में कम से कम 4 सदस्य होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आंतरिक शिकायत समिति में कितने सदस्य होना चाहिए? आंतरिक समिति कौन सी? जो किसी विभाग में 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं वहां पे आंतरिक शिकायत समिति बनेगी और वहां पे कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए। और स्थानीय शिकायत समिति है वहां कम से कम कितने लोग होने चाहिए? सदस्य होने चाहिए? 4 लोग होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्थानीय शिकायत समिति से यदि पीड़िता समिति के सदस्य संतुष्ट नहीं है तो आईपीसी की किस धारा के तहत कार्रवाई करवा सकती है? अगर पीड़िता उससे संतुष्ट नहीं हो रही है स्थानीय शिकायत समिति से तो आईपीसी की किस धारा के तहत शिकायत करवा सकती है? तो आईपीसी की धारा है डी वाला 354 के तहत। ठीक है, अगर स्थानीय शिकायत समिति से पीड़िता संतुष्ट नहीं है तो वह धारा आईपीसी की 354 के तहत कार्रवाई करवा सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला का किसी भी माध्यम से बार बार पीछा किया जाता है, देखो क्वेश्चन क्या है, किसी भी महिला का किसी भी व्यक्ति द्वारा बार बार पीछा किया जा रहा है तो उसे किस तरह दंडित किया जाएगा? तो सी धारा 354 के 4 के तहत। ठीक है, बार बार पीछा करना भी दंडनीय अपराध है, तो 354 के 4 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि किसी भी स्त्री को किसी प्रकार से निर्वस्त्र करने के लिए किसी प्रकार का अपराध का उल्लेख होता है किस धारा में है? तो वह धारा है, अगर कुछ किसी प्रकार से निर्वस्त्र करने का कुछ घटना हो रही है तो वह किस धारा में उल्लेख है? उसे दंड दिया जाएगा। तो यह धारा 354 के ख के तहत। ठीक है, 354 का ख रहेगा, बी वाला इसका आंसर रहेगा। देखिए, आप सभी क्वेश्चनों को नोट करते चले। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो अध्याय आ रहे हैं, उसमें धाराएं आ रही है, तो अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदू विवाह अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो हिंदू विवाह अधिनियम में कुल 30 धाराएं। कितनी धाराएं? 30 धाराएं। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस धर्म पर लागू नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम आया था 1955 में, पहले तो ये नोट कर ले। और इसमें कौन सा धर्म लागू नहीं है? तो वह मुस्लिम धर्म लागू नहीं है, बी इसका आंसर रहेगा। बाकी हिंदू विवाह अधिनियम में ये हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म लागू है। और आपसे कभी पूछा जाए हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम 2013 में नियोजक का कर्तव्य इनमें से नहीं है। इनमें से नहीं है तो अपराधी को मृत्युदंड देना, ये इसका आंसर रहेगा। ये कोई अधिकारी का नियोजन नहीं रहेगा कि अपराधी को वह मृत्युदंड तक दे दे। तो क्वेश्चन क्या था, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध 2013 में नियोजक कर्तव्य इनमें से क्या नहीं है? नियोजक का कर्तव्य नहीं है तो वातावरण सही करना, फाइल बनाना, रिपोर्टों को प्रस्तुत करना, ये सब काम तो रहेंगे नियोजक के, लेकिन अगर अपराधी को मृत्युदंड देना यह इसका काम नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यौन उत्पीड़न की परिभाषा है किससे संबंधित है? तो यौन उत्पीड़न की जो संबंधित परिभाषा है, ये यौन संबंध बनाने के लिए अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चलचित्र दिखाना, उपयुक्त सभी, इसका आंसर रहेगा डी उपयुक्त सभी, है ना। यौन उत्पीड़न परिभाषा जो है, उत्पीड़न की परिभाषा इन सभी से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम 2013 में किस अध्याय के तहत स्थानीय परिवार समिति का गठन करना है ना। महिलाओं से अगर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो रहा है तो वह स्थानीय परिवार समिति का गठन होगा। वह किस अध्याय के तहत होगा? तो इसका आंसर रहेगा सी, अध्याय 3 के तहत। क्लियर है, अध्याय 3 के तहत स्थानीय परिवार समिति का गठन होगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे महिला सुपरवाइजर का। ठीक है, तो अगला वीडियो आने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।